डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्युत्तर संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस या रिमोट सेंसिंग एंड टेक्निक्यूज। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन टॉपिक है भूगोल में सुदूर संवेदन के व्यवहारिक उपयोग का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ज्योग्राफी। और सेकेंड क्वेश्चन है सुदूर संवेदन की उपयोगिता एवं महत्व को बताइए या वर्णन कीजिए। तो ये जो दो क्वेश्चन है इसका आंसर एक ही होगा। इस क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछ दिए हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आंसर अब अध्ययन करते हैं। भूगोल में जो सुदूर संवेदन है उसका उपयोग निम्नलिखित रूपों में होता है या उसका उपयोगिता जो है यह टॉपिक जो है वो दर्शाता है। भूगोल के क्षेत्र में आपकी जो मौसम विज्ञान वगैरह है, धरातली मानचित्रण है, भूमि उपयोग संसाधन वगैरह है, कृषि मिट्टी सर्वेक्षण वगैरह है, वन संसाधन प्रबंधन है, भूविज्ञान है, ये जितने भी तथ्य है इन सभी में सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जाता है। जो क्या करते हैं भूगोल में सुदूर संवेदन के व्यवहारिक उपयोग को दर्शाता है या सुदूर संवेदन की उपयोगिता या महत्व को दर्शाता है। तो चलिए उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उसके टॉपिक को देख लेते हैं, इसके बाद उसकी व्याख्या को देखेंगे। फर्स्ट है मौसम विज्ञान में सुदूर संवेदन का उपयोग। धरातली मानचित्रण संसाधन एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण में उपयोग। फिर है मिट्टी कृषि एवं वन सर्वेक्षण में उपयोग। इसके पश्चात है वन प्रबंधन में इसका उपयोग। फिर है भूविज्ञान एवं भूभौतिकी में इसका उपयोग और समुद्र विज्ञान में सुदूर संवेदन का उपयोग। फिर है जल विज्ञान के अध्ययन में जीआईएस का या सुदूर संवेदन का उपयोग और सैनिक कार्यों के सुदूर संवेदन तकनीकों के भौगोलिक उपयोग। तो इन सभी तथ्यों पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता को वर्णित करते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं कि किस प्रकार से उपयोग है ये या इसके उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। मौसम विज्ञान में सुदूर संवेदन की उपयोग। तो जो सुदूर संवेदन द्वारा जो मौसम विज्ञान है उनसे संबंधित उपग्रह क्या करता है, प्रतिदिन पृथ्वी के जो अदृश्य स्थान और दृश्य स्थान गम्य और अगम्य क्षेत्र के विश्वव्यापी मौसम प्रारूप को अध्ययन करता है और जो तूफान वगैरह केंद्र है उनका अवलोकन करता है। इसके पश्चात क्या करता है, वो जो स्थिर उपग्रह है वो मौसम के सतत अवलोकन करते रहते हैं, यानी कि लगातार उसको देखते रहते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, जो सूचना एकत्रित करते हैं अवलोकन करके उसको लोगों तक पहुंचाता भी है, यानी कि मौसम सूचना का प्रसारण भी करता है। और ये प्रसारण किसके माध्यम से करता है, सुदूर संवेदन के द्वारा करता है, जो इसकी उपयोगिता या महत्व को स्पष्ट करता है। फिर है ग्रह पथ और भू स्थिर उपग्रहों की सहायता से मेघ प्रारूपों के दृश्य, यानी कि जो बादलों का दृश्य है या अवरक्त प्रतिरूप के द्वारा क्या करते हैं, जो लाभदायक मौसम है उनकी सांख्यिकी यानी कि आंकड़े प्राप्त करते हैं। और आंकड़े प्राप्त करने के बाद जो मौसम उपग्रह है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो क्रमिक ग्रह पथों के लिए जो फोटो वगैरह लिए जाते हैं या फोटोग्राफ वगैरह, जो वायु के दिशा वगैरह उसकी गति या भावी दिशा के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं। और अनुमान लगाने के बाद क्या करते हैं, हमारे मौसम के लिए पूर्वानुमान जारी किया जाता है। तो ये सभी उनकी उपयोगिता है। फिर है मौसम उपग्रहों के द्वारा क्या करते हैं, जो क्रमिक ग्रह पथों के लिए जो फोटो वगैरह लिए रहते हैं उनके द्वारा जो दबाव केंद्र वगैरह की स्थिति, वायु की गति, वायु की दिशा और उनके सीमा प्रक्षेत्र की पहचान की जाती है। जो कि आने वाला तूफान वगैरह या जो बादलों की स्थिति है या मौसम की जो सूचना है उनमें बहुत सारी आंकड़े हमें दर्शाती है, जिसकी वजह से हम मौसम को पूर्वानुमान करते हैं या आने वाली जो समस्याएं हैं उसको भाप सकते हैं। फिर है मौसम विज्ञान में मेघ विश्लेषण अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें क्या होता है, क्रमिक कक्षीय प्रक्रिया के लिए किए गए जो फोटोग्राफ्स की सहायता से मेघों की प्रकृति, उनकी गति, दिशा, वर्षा के प्रकार और वर्षा की जो प्रकार है और उसकी मात्रा है और स्थलजात जो हिम के वितरण है उसके निरूपण है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और एक निश्चित दबाव केंद्र के जो अनुमानिक फोटोग्राफ्स है उन केंद्र के जीवन इतिहास को भी ज्ञात किया जा सकता है सुदूर संवेदन के माध्यम से। तो ये सभी उसके महत्व या उपयोगिता। फोटोग्राफ्स की सहायता से विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास, वायु दाब, गति व दिशा तथा विस्तार के गतिमान दृश्यों का भी
प्रसारण संभव हो जाते हैं। यानी कि सुदूर संवेदन के माध्यम से ही जितने भी तथ्य आंकड़े एकत्रित करते हैं उनका प्रसारण भी किसके माध्यम से संभव होता है? सुदूर संवेदन के माध्यम से ही संभव होता है। और जो तटीय प्रदेश इससे इन सभी घटनाओं से प्रभावित होते हैं उन लोगों तक इसकी पूर्व सूचना यानी कि पूर्वानुमान जिसे हम कहते हैं मौसम की पूर्वानुमान, ये उन तक पहुंचाए जाते हैं ताकि कोई भी इनसे संबंधित समस्याएं आए तो उनको बचाया जा सके। क्योंकि ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो समुद्र में विक्षोभ या ऊंची लहरें उत्पन्न करते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत तीव्र गति से आता है और जनधन की बहुत अधिक नुकसान करते हैं। इन नुकसानों से हम बच सकते हैं। फिर तूफानी हवाओं और भारी वर्षा जनधन एवं अधिवासों की हानि पहुंचती है। इनके लिए क्या कर सकते हैं, एक योजना तैयार कर सकते हैं मौसम की पूर्वानुमान के जरिए। फिर है स्वचालित से चित्र लेने की प्रक्रिया के पूर्ण रूपेण कार्यरत हो जाने पर मेघ विश्लेषण फोटोग्राफ्स का अधिक उपयोग होने लगा है। तो ये सभी इनकी उपयोगिता है। फिर है मौसम तंत्र जो है संचलन में पूर्वानुमान के लिए दो पद्धति अपनाई जाती है। जो सुदूर संवेदन है उससे जो मौसम पूर्वानुमान करते हैं उसमें दो विधि अपनाई जाती है। एक है जो शारीरिक स्थिति है, साइनोप्टिक सिचुएशन, इसके गहन तथा तार्किक अध्ययन के द्वारा, और दूसरा है समान परिस्थिति की व्याख्या के विगत अनुभव के द्वारा। ये दो विधि है। इसमें क्या होता है, अल्पकालीन मौसम का पूर्वानुमान अगले 2-3 दिन के लिए, यानी कि पूर्वानुमान तो बड़ी शुद्धता के साथ किया जा सकता है। यानी कि इतने दिन के लिए जो पूर्वानुमान है वो शुद्धता होती है इनमें। और इनके मध्य व दीर्घकालीन जो पूर्वानुमान होता है उसमें अभी तक की पूर्ण सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मौसम में लगातार परिवर्तन होते रहता है, जिसकी वजह से मध्य या दीर्घ पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है मौसम के लिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें संपूर्ण पृथ्वी का तापक्रम, ऊर्ध्वाधर वितरण, धरातली तापक्रम, आर्द्रता का वितरण, मेघ का ऊपरी भाग, तापमान, मेघों की ऊंचाई, प्रवर्तित सूर्य ताप की मात्रा, वायु दाब का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विवरण और वायु की गतियाँ, ये सभी क्या करता है, ये सभी आंकड़े जो है एक साथ नहीं मिल पा रहे या नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, दीर्घ समय के लिए पूर्वानुमान लगाना है वो मुश्किल हो जाता है या कठिन होता है। इससे जो समस्त वायुमंडल है उनके विभिन्न स्तरों में विश्व की जो गतिकी है या गत्यात्मक विशेषताएं उनका विश्लेषण भी संभव हो पाता है। तो ये भी एक प्रकार को उनकी उपयोगिता को दर्शाते हैं मौसम। तो यहाँ पर हम मौसम विज्ञान से संबंधित जितने भी सुदूर संवेदन की उपयोगिता है या महत्व है उनका अध्ययन कर लिए। अब हम देखते हैं धरातली मानचित्रण, संसाधन एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण में जो सुदूर संवेदन है उसका उपयोग है। तो सूचियां बनाने में अधिवास, जनसंख्या एवं उपग्रहों से की गई जो कक्षीय फोटोग्राफी है एक बड़े क्षेत्र का विद्युत ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हमें सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनसे क्या होता है, जो दूर में स्थित है वो क्या करता है, सुदूर संवेदन के सभी उपकरणों व जो प्रविधियों का उपयोग होता है जिसके माध्यम से हमें दूर में स्थित जो वस्तुएं हैं, संसाधन वगैरह है वो दिखाई देता है। जो भू आकृति विज्ञान है, विवर्तनिक है, ज्वालामुखी विज्ञान है, भूकंप विज्ञान है, इनसे संबंधित जो भू दृश्य है इनको फोटोग्राफी के माध्यम से ही देखा जा सकता है और दूर संवेदन तकनीक के माध्यम से ही इन सभी के फोटोग्राफ वगैरह लिए जाते हैं। और जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो क्या होता है, गतिमान दृश्य के प्रसारण के लिए टेलीविज़न वगैरह का जो समय समय पर प्रसार करते हैं वो सुदूर संवेदन के माध्यम से ही करते हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उनका जो लाइव टेलीग्राफ प्रसारण होता है वो इन्हीं सुदूर संवेदन यंत्रों के द्वारा सैटेलाइट से कनेक्ट करके टीवी या टेलीविज़न वगैरह में प्रसारित करते हैं, जो हमको पूरे कंप्लीट रूप में दिखाई देता है। तो ये भी इसकी उपयोगिता है। फिर है अल्पकाल में ही, यानी कि बहुत ही कम समय में ही हम इस अनुपात पर लघुमापक उपग्रह का फोटोग्राफी से जो सामरिक मानचित्र है उनके इमेज प्राप्त कर सकते हैं। इसे थोड़ा सुधार लेंगे, ये इमेज है और इनसे तीव्र गति के आधार पर मानचित्रों का कार्य पूरा किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो मानचित्रण है वो बहुत तीव्र गति से हम प्राप्त कर सकते हैं और इनके मापन में परिवर्तन करके भी जो प्रतिमावलंबी है उनको इच्छित आकार, यानी कि अपने इच्छा अनुसार उनको आकार दे सकते हैं, उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये भी इनकी उपयोगिता है।
वायु फोटोग्राफ्स की तुलना में सुदूर संवेदन के क्षेत्र में जो अंतरिक्ष फोटोग्राफ्स है उनके अतिरिक्त लाभ होते हैं और सुदूर संवेदन का प्रयोग इस क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। तो इनकी उपयोगिता को ये दोनों पॉइंट जो है दर्शाता है। वो किस प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है, यदि कम फोकस की दूरी के लेंसों का उपयोग किया जाए तो क्या होता है, छोटा मापक होता है, यानी कि मापक जो है वो छोटा होता है और प्रदर्शक भिन्न 1:10 जो 10 लाख होता है। 1:10 लाख मापक के एक ही चौखटे पर, यानी कि एक ही मापक पर हम धरातल के बड़े क्षेत्र को दर्शा सकते हैं, यानी कि छोटे मापक पर विस्तृत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं इस सुदूर संवेदन जो तकनीक है उसके माध्यम से। और एक ही फोटोग्राफ पर एक लंबी विस्तार जो वाली जो पर्वत शिखर वगैरह है, झील वगैरह है या समुद्र तटीय क्षेत्र है, उनकी जो विस्तार होए उनको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मिट्टी है, वनस्पति है, उनके परिवर्तन को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की उपयोगिता हमें इससे प्राप्त हो जाती है। और दूसरा है भूगोलविदों के लिए ये जो अंतरिक्ष फोटोग्राफी है इसका उचित उपयोग एवं प्राकृतिक तथा मानवकृत आकृतियों के वितरण एवं मानचित्रण के लिए भी सुदूर संवेदन क्या है, महत्वपूर्ण उपयोगी है। इन आकृतियों में जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य है, इनसे संबंधित जो मुख्य वनस्पति है इसे सुधारेंगे। ये जो वनस्पति लिखा है इसे वनस्पति कर लेंगे। जो वनस्पति समूह है तथा जो भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकार जो है सम्मिलित है इसमें क्या होता है, जो छिछले जलमग्न क्षेत्र है, अंतर्जलीय डेल्टा वगैरह है, प्रवाल भित्ति है, हिमनद है, विवर्तनिकी है, ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्र आदि हैं। इनके कई प्रकार के भूदृश्यों को इनमें आसानी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं सुदूर संवेदन के माध्यम से फोटोग्राफ लेकर के। और कई आकृतियाँ गत्यात्मक होती है, इनको भी वर्णित कर सकते हैं और उनका प्रसारण भी कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर हम देखेंगे कि ज्वालामुखी का लाइव प्रसारण किया जाता है वो इसी के माध्यम से होता है। इनमें वार्णिक और अल्प का जो अवधि में परिवर्तन होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत तीव्र गति से क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। उस परिवर्तन को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दृष्टि रख सकते हैं सुदूर संवेदन के माध्यम से। इसमें झील, नदियाँ के मार्ग वगैरह, जल की मात्रा और जो हिम है, दलदली क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, शवाना क्षेत्र है, जो अग्नि वाला क्षेत्र है जहाँ से लावा वगैरह निकलता है, या सस्य परिवर्तन क्षेत्र है, यानी कि जो फसल परिवर्तन क्षेत्र है, उन सभी का अवलोकन कर सकते हैं और उनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी हम ढूंढ सकते हैं। तो ये सभी उपयोगिता है सुदूर संवेदन के। और इनकी जो आकृतियां हैं फोटोग्राफ्स लेने के समय इस स्थिति को क्या कर सकता है, शुद्ध दर्शाता है हमको, यानी कि सही में दिखाता है। इसके बाद है जो सुदूर संवेदन है उसकी अंतरिक्ष फोटोग्राफी से पृथ्वी की दुर्गम प्रदेश को भी देख सकते हैं और इसी के माध्यम से यह जो पृथ्वी के जो क्षेत्र है उनको जो दुर्गम प्रदेश है उनको देखना संभव हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो क्या करता है, परंपरागत सर्वेक्षण के संभव नहीं हो पाता, यानी कि हम क्या करते हैं, जो धरती है या पृथ्वी है वहाँ से हम सर्वेक्षण संभव नहीं कर पाते, वो क्या कर सकते हैं हम सुदूर संवेदन के माध्यम से, अंतरिक्ष वायु फोटोग्राफी वगैरह है उसके माध्यम से आसानी से संभव हो गया है। और गतिमान फिल्मों के लिए भी इन चित्रों को टेलीविज़न में प्रसारित किया जा सकता है। जो हम वायु फोटोग्राफी से या अंतरिक्ष फोटोग्राफी से जो दृश्य लेते हैं उनका प्रयोग फिल्म के क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। तो ये भी एक उपयोगिता हो गया। फिर है लघु मापक पर जो सुदूर संवेदन तकनीक है इसके माध्यम से धरातल के प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों की चित्र लेने व उनकी सहायता से जो धरातलीय मानचित्रों में सुधार करने एवं उन्हें वास्तविक बनाने में इसका प्रारंभिक उद्देश्य रहा, यानी कि सुदूर संवेदन के एक और महत्वपूर्ण उपयोगिता है ये। फिर है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों के तथा वृहद उपयोग के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत उपयोगी है। तो ये भी एक इसका महत्व है। फिर है विशिष्ट जैसे कि दूर संचार या विज्ञान या भूविज्ञान, इनकी पूर्ति हेतु दूरस्थ तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है। यह भी एक इसकी उपयोगिता है। तो इनकी बहुत सारी उपयोगिता है इस क्षेत्र में, इनको आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। फिर है सुदूर संवेदन तकनीक से ली गई जो प्रतिमान वगैरह है, इनकी विवेचन में मापन तथा विभेदन जैसे कि क्षेत्रीय, वर्णक्रमिक, कालिक,
इनका अध्ययन बहुत उपयोगी होता है। और जो सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त जो प्रतिमान वगैरह है, सांख्यिकी है, उनका उपयोग जो है संसाधन सूची बनाने, क्षेत्र की मापने, आर्थिक नियोजन और प्रबंधन में कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है सुदूर संवेदन की। तो ये इस क्षेत्र में इसकी उपलब्धि और महत्व वगैरह को या उपयोग को दर्शाता है। फिर है मिट्टी, कृषि व वन सर्वेक्षण में सुदूर संवेदन का उपयोग। तो इसमें सुदूर संवेदन का उपयोग किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, जो मिट्टियां हैं, कृषि क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, सुदूर संवेदन प्रविधियों का तथा उनके विभिन्न मानों पर प्राप्त जो मान वगैरह है उपयोग करके कृषि के विकास में निम्न रूप से किया जा सकता है। यानी कि सुदूर संवेदन विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी वगैरह है, कृषि क्षेत्र, उनका सर्वेक्षण, उनके लिए नियोजन तैयार कर सकते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। निम्न प्रकार से है, उसका अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से है, फर्स्ट है मिट्टियों के सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा उनके वर्गीकरण में। सुदूर संवेदन के माध्यम से हम किसी क्षेत्र को आसानी से देख सकते हैं और उनका फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं और वहाँ के जो मिट्टी किस प्रकार की है उनका परीक्षण कर सकते हैं, उनका मानचित्रण ले सकते हैं और उनको वर्गीकृत भी कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी वगैरह है। तो ये इसकी उपयोगिता है। फिर सेकेंड है मिट्टी संरक्षण। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसे सुधार लेंगे। मिट्टी संरक्षण नलीदार भूमि, अपर्दित और जो अति अपर्दित भूमि है, उन क्षेत्रों की समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हम अवलोकन करके उनके लिए योजना तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरा इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। इसके बाद है लवणता और अम्लता से प्रभावित क्षेत्रों में जो अभिज्ञान और उसकी जो स्थिति है, उनके ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर है भू उपयोग सूचियों के निर्माण। तो हम इसको सैटेलाइट वगैरह से सुदूर संवेदन के माध्यम से भूमि के जो उपयोग संरचना है उसको देख सकते हैं, उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसके बाद उसकी सूची का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है शस्यों के क्षेत्रफल के आकलन में तथा बहुफसली क्षेत्रों में विभिन्न फसल की प्रतिशत अंक के निर्धारण में सुदूर संवेदन का उपयोग कर सकते हैं। शस्य मतलब क्या होता है, फसल के क्षेत्रफल के आकलन में। शस्य मतलब होता है फसल, तो फसल के क्षेत्रफल के आकलन में और बहुफसली क्षेत्रों के विभिन्न फसल के प्रतिशत के अंश निर्धारण में सुदूर संवेदन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर है शस्य उपज के जो मात्रात्मक मूल्यांकन है, इसके प्रयोग में सुदूर संवेदन का उपयोगिता। इसे थोड़ा सुधार लेंगे, ये मात्रात्मक लिखा हुआ है। फिर है जो शस्य संबंधित यानी कि फसल से संबंधित जो परेशानियां हैं, उनकी पता लगाने में और उनके नुकसान में। फिर है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आर्द्रता के स्तर का पता लगाने व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो शस्य है उनके स्थिति को देखने में। तो ये सभी है, इनमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसे सुधार लेंगे, या उसकी कमी की आकलन में। फिर है जो दलदली क्षेत्र है उनके विस्तार और कारणों के अभिज्ञान के लिए भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। फिर है सूखा तथा जो व्याधि क्षेत्र है या चक्रवाती क्षेत्र है या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उनकी पहचान करने के लिए भी सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जाता है। और सिंचाई के लिए और जल स्रोत वगैरह के भी पता लगाए जा सकते हैं सुदूर संवेदन के लिए। फिर है सुदूर संवेदन का उपयोग करता है उपयुक्त सर्वेक्षणों में मीट्रिक या विशालदर्शी यानी कि निम्न लेवल के और मध्यमदर्शी और उच्च लेवल के जो सामरिक कैमरा वगैरह है या बहु स्टेप्स वगैरह है या पथ दूरदर्शी रेडार वगैरह है, इन सभी का इमेजनर का उपयोग किया जाता है और ताकि ये क्या हो सके, जो चित्र है वो स्पष्ट दिखाया जा सके। ये सभी अंतरिक्ष फोटो चित्र के जिससे क्या कर सकते हैं, हम नीचे के जो दृश्य है उसको आसानी से अवलोकित कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रबंधन में तो वन प्रबंधन में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। वायुयांश जो सुदूर संवेदन प्रविधि है उनका उपयोग वनों की अनेक विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें लाभप्रद बनाया जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण व मानचित्रण में दृश्य तथा औरक्त फोटोग्राफी के प्रमुख में वगैरह की
प्राप्त करने में भी। फिर है करने लकड़ी तरह का, और जो जंगल में द्वाग्नि लगते हैं यानी कि पटाग्नि लगते हैं, जो आसमान की बिजली वगैरह होता है उनके वजह से आग वगैरह लगते हैं उन क्षेत्रों की, और उनके जो विस्तार है आग लगने की उसके आसानी से संवेदन के माध्यम से उनको कर सकते हैं। फिर है जो खड़े वृक्षों का अनुमान तथा वनों की जो सघनता है यानी कि उसके घनत्व है उसका अनुमान भी हम सुदूर संवेदन के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं। फिर है वन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रारूप और जो अपर्दित क्षेत्र वगैरह है उनके वृक्षारोपण की संभावनाएं तथा वन रोपण उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाए जा सकते हैं। इनके लिए भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, सन 1965 में भारत सरकार के द्वारा देश के विभिन्न भागों में 1,36,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल का सुदूर संवेदन प्रविधि से सर्वेक्षण किया गया था, जिसका मापक क्या था 1:10,000 से 1:60,000 तक के रखा गया था। इसका सर्वेक्षण किया गया था किससे? सुदूर संवेदन के द्वारा। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है अगला है भूविज्ञान या भूभौतिकी में सुदूर संवेदन का उपयोग। धरातल की संरचना, शैल विज्ञान अथवा अवसादन, खनिज भंडारों या अभियांत्रिकों, भूविज्ञान तथा भूपृष्ठ आवरण के अध्ययन एवं भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो भूगोलविद होते हैं उनके द्वारा इनके निष्कर्षों का उपयोग एवं भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। और वर्तमान समय में क्या हो गया है, जो सुदूर संवेदन है उनकी जो प्रविधियां हैं उनके उपयोग भूविज्ञान और भूभौतिकी विज्ञान में निम्नलिखित क्षेत्र में किया जा रहा है, यानी कि इसके निम्न क्षेत्र में किया जा रहा है। वो कौन कौन से है इसका अध्ययन करते हैं। धरातल के सर्वेक्षित क्षेत्र के जो चुंबकीय अनियमितताओं को ज्ञात करने के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। फिर है रेडियो सक्रिय खनिजों की खोज व प्राप्ति स्थान के निर्धारण में सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं। फिर है संभाव्य खनिजकृत क्षेत्रों की खोज व प्राप्ति स्थान के निर्धारण में सुदूर संवेदन का उपयोग, यानी कि जहाँ पर खनिज पदार्थ या खनिज संसाधन की संभावना है, भंडारण की संभावना, उनकी खोज के लिए और उनके निर्धारण के लिए। फिर है भ्रंश चट्टानों, आग्नेय चट्टान वगैरह है या जो भूतलीय चट्टान वगैरह है या भूतापी क्षेत्र वगैरह है, ज्वालामुखी क्षेत्र है, भूकंप क्षेत्र है, इन सभी की जो विशेषताएं हैं उनके अध्ययन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किए जाते हैं, उनका अवलोकन किया जाता है। फिर है भूजल विज्ञान एवं भूजल उपलब्धि की संभावनाओं के अध्ययन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। फिर चट्टानों के पास तथा जो आयोडीन की मात्रा वगैरह है उनका भी आकलन इसी के लिए किया जाता है, यानी कि सुदूर संवेदन के द्वारा ही किया जाता है। भारत में जो खनिज भंडार है उसका पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन प्रविधि के वायु फोटोग्राफी कार्य का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसका उपयोग एक उदाहरण है ये इसका। और भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में सुदूर संवेदन का उपयोग भूभौतिकी क्षेत्र और भूविज्ञान के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो हम अभी विश्व के संदर्भ में किए, अब हम देखते हैं भारत के क्षेत्र में भी इसके संबंधित उपयोग कैसे की जा रही है सुदूर संवेदन का उसका। तो समस्त भारत में विशिष्ट क्षेत्रों के विशाल संरचनात्मक आकारों एवं भूतापी विशेषताओं, खनिजीकृत क्षेत्रों तथा धरातली जल प्रवाह का नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग किया जा रहा है। फिर है विवर्तनिकी के आकारों की पहचान और स्वरूप के अध्ययन में जो बहुबैंड और रक्त फोटोग्राफी की व्यवहारिक उपयोग में, यानी कि व्यवहारिक उपयोग में लिया जा रहा है सुदूर संवेदन को। फिर है तेल तथा गैस के भंडार का पता लगाने हेतु और नवीन क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकी सर्वेक्षण हेतु सुदूर संवेदन का भारत में प्रयोग किया जा रहा है। फिर अगली उपयोगिता है संपूर्ण देश का जो 1:2,50,000 मापक पर वायु चुंबकीय सर्वेक्षण तथा सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है इसके क्षेत्र में। फिर इसके बाद है संरचनात्मक विशेषताओं का पता लगाने के लिए भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने और परंपरागत भूवैज्ञानिक मानचित्रों की पुष्टि करने और उसमें सुधार करने के लिए भी सुदूर संवेदन का प्रयोग की जा रही है। इसके बाद है जलतापी खनिजीकृत क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी सुदूर संवेदन का प्रयोग कर रहे हैं।
फिर है भारत में अब जो क्या कर रहे हैं, वायुयान और उपग्रह के द्वारा क्या जो सुदूर संवेदन तकनीक है उसके माध्यम से जो धरातल के जो जो आवासीय या तापी क्षेत्र है या प्रतिवलंबी क्षेत्र है वह अन्य प्रकार की जो जो क्षेत्र वगैरह है उनकी क्षमता वगैरह और दक्षता वगैरह प्राप्त कर ली जा रही है और इससे उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है ताकि भारत में बड़े पैमाने पर उनके उपयोग का समयबद्ध कार्यक्रम बना करके अगले 10-20 वर्षों में इन कार्यों को पूर्ण किया जाने सके या पूर्ण किया जा सके। इसके बाद है समुद्र विज्ञान में। समुद्र विज्ञान में सुदूर संवेदन का उपयोग। समुद्र विज्ञान के अध्ययन में सुदूर संवेदन के विभिन्न उन्नत उपकरणों और तकनीक के समुद्र की सतह की तापी दशाओं का अध्ययन करने के लिए और समुद्र सतह की जो क्षमता वगैरह है उनका परीक्षण करने के लिए तथा तटीय मानचित्रण कार्य करने के लिए और जो तट सागर है उनकी जैविक संसाधनों का अध्ययन माध्यम से किया जा रहा है और सागर की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन सर्वेक्षण के जो चुंबकत्व मापी यंत्र वगैरह है वो भी सुदूर संवेदन के माध्यम से संभव हुआ है और जो जलमग्न कैमरा की सहायता से अब समुद्र के गहराई में होने वाली जो हलचल वगैरह है गतिमान चित्र वगैरह है उन्हें टेलीग्राम पर प्रसारित भी सुदूर संवेदन के माध्यम से ही किया जाता है। समुद्र विज्ञान और मत्स्य विज्ञान में जो सुदूर संवेदन है उसका विशेष व्यवहारिक उपयोग है। इन क्षेत्रों में जो वायुयान वगैरह है उपग्रह वगैरह है इनके माध्यम से सुदूर संवेदन जो क्या करता है इनकी इमेज वगैरह लेते हैं और इनके इमेज वगैरह लेकर के जो तट रेखाएं हैं तटीय भूदृश्य है जो अब तटीय जो द्वीप वगैरह है एवं जो गहरे सागरी बीच वगैरह है उनके स्थित जो द्वीपों की वास्तविक स्थिति है रंगीन चित्र वगैरह वो सुदूर संवेदन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और उनकी सांख्यिकी से भी समुद्री जो संसाधन है उनका पता लगाया जा सकता है जैसे कि मत्स्य उत्पादन तेल का भंडारण उन सभी का पता लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है और खनिजों के दोहन में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ इनके उपयोग की संभावनाओं को भी ज्ञात करने में सुदूर संवेदन का उपयोग हो रहा है। और इन सभी के अलावा जो सांख्यिकी संग्रहण कार्य है उनके अनेक अन्वेषण उनके उपकरणों की सुसज्जित समुद्री शोध जलयानों के लिए किया जा रहा है और साथ ही साथ ये शोध जलयान जो सीमित क्षमता और धीमी गति वाले होते हैं उनकी सामुद्रिक जल के तापमान लवणता एवं गहराई वायु दाब विभिन्न गहराइयों में जो जली दाब वगैरह है उनके लहर के आकार वगैरह है और ऊंचाई का मापन करते हैं तथा उनका अभिलेख भी तैयार करते हैं। तो ये सभी किसके माध्यम से संभव हुआ है, जो सुदूर संवेदन है उसके माध्यम से संभव हुआ है। जो समुद्री उच्चावाच वगैरह है उनकी तली वगैरह है उनका मानचित्रण भी उसी के माध्यम से संभव हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र विज्ञान और शोध कार्यों में सुदूर का संवेदन का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। तो के क्षेत्र में अब हम इसके भारत के क्षेत्र में भी अध्ययन कर लेते हैं। पश्चिमी जो समीपवर्ती जलधाराएं हैं उनका सीमांकन व अध्ययन भारत की जो अपतटीय धारा वगैरह है या सोमाली धारा वगैरह है उनके विस्तार उनकी गति व प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए भी सुदूर संवेदन का प्रयोग की जाती है। फिर है और रक्त विकिरण तापमापी व अन्य संवेदकों की सहायता से अरब सागर एवं बंगाल की जो खाड़ी वगैरह है उनके मानसून धारा एवं तंत्र का अध्ययन किया लिखा हुआ है। इसे धाराओं का मानचित्रण तथा उनके आकार विकार गति स्थिति एवं फिर है भारतीय प्रायद्वीपीय के 3 और समुद्र के विकर्ण जल का रंगीन फोटोग्राफी के सीमांकन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। जो समुद्र तल की तापमान है ऊर्ध्वाधर संचलन की शक्ति है स्थिति है अवधि को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनका अध्ययन भी सुदूर संवेदन के नेक्स्ट पॉइंट है जो प्लैंकटन जल में सीमांकन हेतु फोटोग्राफी वगैरह का किसके माध्यम ये सभी सुदूर संवेदन के माध्यम से सफलतापूर्वक हो पाया है। और इसी तरह एग्जाम्पल है गुजरात के नर्मदा मुहाने के स्वच्छ जल और
लवणता युक्त जल है, यानी कि खारा सुदूर संवेदन के माध्यम से संभव हो पाया है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे। ये यान लिखा हुआ है, वायुयान से जो सुदूर संवेदन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग नदी, डेल्टा और अपतटीय क्षेत्र वगैरह है, समुद्र का तेल क्षेत्र और गैसीय भंडारण हेतु अधिक किया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में संवेदन का, तो जल विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र। अब जल विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं। नदियों के प्रवाह क्षेत्र, उसके अपवाह तंत्र, वर्षा के वितरण, जल के अंतः संक्रमण और उनके अध्ययन में जो मीट्रिक कैमरे वगैरह या बहुस्पेक्ट्रक्स वगैरह या पारदर्शी वगैरह उपकरण जो है उपयोग में लाते हैं, वो सभी सुदूर संवेदन के उपयोगी यंत्र वगैरह है, जिसके माध्यम से ये सभी कार्य संपन्न होता है। और इनमें जो वगैरह है और जल के जो अध्ययन या अवरक्त रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर तथा जो सूक्ष्म तरंगी रेडियोमीटर है, उनका भी वर्षा के वितरण और जल के अंतः संक्रमण वगैरह है, उनके माप मीटर वगैरह है, सभी किसके माध्यम से ली जा सकती है? सुदूर के माध्यम से ये सभी प्रकार के इमेज जो है ली जा सकती है। और सुदूर संवेदन यंत्रों में जो सुसज्जित वायु फोटोग्राफी है, उपग्रही फोटोग्राफी है, उनके द्वारा जो जल की आकृति है, उनकी रूपरेखा है, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं हम से लोगों तक की, कि यहाँ जल की अवस्था इस प्रकार से है, यहाँ जल की अवस्था इस प्रकार से है, ये प्रसारित कर सकते हैं हम। और जल विभाजक का निर्धारण भी सुदूर संवेदन के माध्यम से कर सकते हैं। विभिन्न जो ऋतुओं में जो झील वगैरह है, जलाशय है या नदियों में जल के जो स्तर का माप है, या कक्षीय संवेदकों की विशेष करके लेजर यंत्रों से किया जाता है। और साथ ही जो नदी घाटी क्षेत्र का विकास योजना, जैसे कि बांधों में जल आपूर्ति और निष्कासन के अध्ययन और रक्त रेडियो मापन से किया जा सकता है, जो कि किसके द्वारा संभव होता है? सुदूर संवेदन के माध्यम से संभव होता है। और उपग्रहों की जो कक्षीय बनाने के लिए या नहरों में जो जल आपूर्ति है, उससे संबंधित जो समस्याएं आ रही है, उनको समाधान के लिए भी सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं। जो इसके साथ साथ ही जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र, उनमें वाष्पोत्सर्जन संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनके अध्ययन, उनकी तीव्रता, उनकी कमी, इन सभी के अध्ययन के लिए भी सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं। और उनसे संबंधित जो सांख्यिकी है, उसके प्राप्त करके उनके मध्य जो संबंध है, उनको स्थापित करते हैं और एक परिकल्पना वगैरह का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार से सुदूर संवेदन का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। फिर है सैनिक कार्यों में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग। तो सैनिक कार्यों में इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। जो सैनिक कार्य है, अर्थात मूल्यांकन है, परिचालन तंत्र है एवं भूप्रदेश की जो सैनिक मूल्यांकन है, उनमें उपग्रहों से प्राप्त जो सुदूर संवेदन द्वारा जो ज्यामिति और सामान्य जो इमेज वगैरह प्राप्त किए जाते हैं, उसके माध्यम से सेना में व्यापक उपयोग किया जाने लगा है। जो इमेज उनको प्राप्त होता है, उनके माध्यम से वो किसी भी क्षेत्र के किसी भी कोने के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके माध्यम से अपने जो रास्ते वगैरह है, उसको आसानी से ढूंढ लेते हैं या अपनी छावनी वगैरह का तैयार करते हैं। इनके निर्वाचन में जो रंगीन घनत्व मापी और जो संगणक वगैरह है, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो शत्रु देश वगैरह है, उनकी भू आकृति मानचित्रों के अतिरिक्त उनके अफवाह तंत्र, हवाई अड्डे, नदियाँ, पुल, मार्ग वगैरह, सैनिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान, तेल डिपो, अस्त्र शस्त्र भंडार वगैरह है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अस्त्र शस्त्र भंडार की स्थिति है, उनकी जानकारी और सैनिक अभियानों के लिए आवश्यक होने वाली जितने भी जानकारी है, वो सभी सुदूर संवेदन के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और लघु मापकों पर जो उपग्रह से लिए गए जो मानचित्र है सुदूर संवेदन द्वारा, उनका भी जानकारी अंकित आसानी से हो जाता है, जो कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इनका उपयोग जितने भी जो विकसित देश वगैरह है, वो इसका प्रयोग अधिक आसानी से कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके माध्यम से हम खतरों को भी भाप सकते हैं और अन्य देशों के संबंधित जितने भी जानकारी है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी उपयोगिता है।